दोस्तों नमस्ते और जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट आपको लगता है उसके ऊपर आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, तो जो पैराग्राफ हमें जो देते हैं मतलब S1 और S6 और उसके बीच में हमें जो दिया जाता है PQRS, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, वो हम लोग देखने वाले हैं। और इसके लिए मैंने 2022 से लेके 2020 तक के इतने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। बाकी 25 एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको समझा के देने वाला हूँ, जिसमें किस तरीके से और कौन सी ट्रिक अगर आप वहाँ पर यूज करते हैं वो अगर आपको समझ में आएगा तो आपको बहुत फास्ट उसके आंसर्स आने लगेंगे। अदरवाइज S1 और S6 और उसके बाद में PQRS जो है वो सब पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना पढ़ के आपको वो आ जाएगा, ऐसे भी नहीं है। लेकिन अगर आपको जल्दी से कोई कंक्लूजन पर आना है, आपको अगर जल्दी से अगर उसका आंसर ढूंढना है, तो उसके लिए आप कुछ तरकीबें जो ट्रिक्स है वो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी तरकीबें है वो मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वैसे तो आपको मालूम है टॉपिक में 10 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, और वो टाइम कंज्यूमिंग अगर हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए उसकी ट्रिक्स मालूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक्चुअली ये जो 10 क्वेश्चंस है वैसे तो बहुत इजी रहते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो आपको मालूम है कि वोकैबलरी में हम लोगों के मार्क्स जा सकते हैं, क्योंकि वोकैबलरी हमने जो की है वही आएगी, ऐसे कभी होता नहीं है। फ्रेजल वर्ब्स हमने जो किए हैं उतने ही आएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं आएंगे, ऐसे तो होता है ही नहीं। तो वोकैबलरी में वगैरह जहां पर आपके मार्क्स जा सकते हैं, तो वो जो जाने वाले जो मार्क्स है ना वो हम लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग वो सेंटेंस के ऑर्डर है वो अगर हम बराबर लगाएंगे तो ऑफकोर्स हमें मार्क्स जरूर यहाँ पर मिलेंगे। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करनी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी आपको ये मिलते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, वो जितने आप करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स ये सब सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही सबसे ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि आप ट्रिक्स कितने भी यूज करो, कोई बोलेगा नहीं मैं एक ही ये सेंटेंस पढ़ लिया और मैंने ऑर्डर ये समझ लिया, तो ऐसा कभी होता है नहीं और ना ऐसा कभी होगा। मतलब बताने वाले कुछ भी बोलने दो, लेकिन हाँ ट्रिक्स तो इसमें जरूर है। मतलब क्लूज आपको ऐसे कुछ मिल जाते हैं यहाँ पर, उस क्लूज से अगर आप वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको थोड़ी सी टाइम की आपका आपका टाइम आपको जो टाइम होता है वो टाइम का जरूर आप सेविंग कर लेंगे। तो इसके लिए ये मैं आपको समझा के देने वाला हूँ। इसमें मोस्टली 2022 से लेके 2021-20 के महीने लिए हुए हैं, उसमें भी जहां पर आप किस तरीके से वहां पर आप आइडियाज लगा सकते हैं उसके लिए मैं सबसे पहले शुरुआत वाले एक कम से कम एक 15 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इसमें किस तरीके से मैं लगाता हूं और सबने कैसे लगानी चाहिए। अगर वो आइडियाज आपको समझ में आएंगे तो आपको ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलरली 10 क्वेश्चन जो है वो करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग अभी देखेंगे यही CDS के 2022 से 2018 तक है, लेकिन मैं उतना तक मैं नहीं जा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने वाला हूं कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करते समय किस तरीके से वो किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए 25 एग्जांपल्स लिए हुए 25 एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें एक इंस्ट्रक्शन दी हुई रहती है। वो इंस्ट्रक्शन क्या होती है देखिए 2022 के पेपर में कि उसमें इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, देखिए डायरेक्शंस। इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंसेस। ये आपको मालूम है यहाँ पर 6 सेंटेंसेस आपको दिए हुए होते हैं ऑफ अ पैसेज। एक पैसेज के 6 सेंटेंस आपको बनाए दिए होते हैं। द फर्स्ट एंड द 6 सेंटेंसेस आर गिवन इन द बिगिनिंग। बराबर है, शुरुआत में आपको S1 और S6 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर the first and the sixth sentences are given in the beginning as S1 and S6। मतलब S1 और S6 है बिगिनिंग में, तो S1 और S6 आपको बिगिनिंग में सेंटेंसेस दिए जाएंगे। The middle 4 sentences in each have been jumbled up।
और उसके बीच में आपको जो 4 सेंटेंसेस दिए हुए रहते हैं PQRS, बराबर है, ये आपको जंबल्ड किए हुए रहते हैं एंड लेबल्ड एज PQRS, और उसको PQRS लेबल लगाया होता है। यू आर रिक्वायर्ड, आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस, आपको वो PQRS है उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस लगाना है ऑफ द 4 सेंटेंसेस एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली ऑन द आंसर शीट, और आपके आंसर शीट पर कौन सा सीक्वेंस आपको सही लगता है उसके ऊपर आपको मार्क करने का है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे शुरुआत के जो क्वेश्चंस है वहां पर किस तरीके से आप वहां पर आपके आइडियाज लगा सकते हैं। एक बार अगर आप पैसेज देखेंगे तो फिर किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। दोस्तों ध्यान में रखिए, S1 और S6 ये दोनों सेंटेंस हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो S1 पढ़ोगे नहीं तो आपको S1 के बाद में PQRS में से कौन सा आएगा ये तो आपको समझने वाला है नहीं, और S6 अगर आप पढ़ोगे नहीं तो S6 के पहले वाला कौन सा सेंटेंस रहेगा वो भी आपको समझेगा नहीं। इसलिए पहले शुरुआत के 2 सेंटेंस है वो आपको तो पढ़ने ही है। अभी बचे हुए जो PQRS में के जो 4 सेंटेंस है उसमें आपको जब सीक्वेंस ढूंढना है तो किस तरीके से ढूंढेंगे, इसके कुछ यहां पर मैं एग्जांपल्स लिए हुए वो आप लोग अभी देखेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, ये है 2020 का जो फर्स्ट सीडीएस का एग्जाम हुआ था उसमें का ये क्वेश्चन है। अभी हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको बोला है सबसे पहले हमें S1 और S6 पढ़ के समझ लेना है। जैसे S1 ने यहां कहा हुआ है बुद्धिज्म continued to spread into many lands of Asia during the period of 5th and 6th century। समझ में आता है आपको कि बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ है 5th और 6th सेंचुरी में मेनी लैंड्स, एशिया के बहुत जगह, एशिया में बहुत जगह वो स्प्रेड हुआ है, बराबर है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता आपको पूरा का पूरा सेंटेंस समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस भी दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी आपको दिखाई देंगे कि जो आपको बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो आपको क्या, मुझे भी शायद नहीं समझेंगे, ऐसे भी वर्ड्स यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हमें पैराग्राफ में एक्चुअली क्या कहना है और उसका सीक्वेंस लगाना है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, तो ये समझ में आ गया। अभी यहां पर मैंने एक अंडरलाइन किया हुआ है, वो क्यों अंडरलाइन किया है ये मैं आपको बाद में यहां पर समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो दूसरा S6 दिया हुआ है, ही ट्रांसलेटेड सेवरल स्क्रिप्चरल कमेंट्रीज, मतलब जो भी कौन है वो मालूम नहीं, उसने क्या किया हुआ है, सेवरल स्क्रिप्चरल कमेंट्रीज, उसने बहुत सारे स्क्रिप्चर जो है ना वो पाली में उसने भाषांतरित किए हुए एंड रोट अ वर्क, और दूसरा उसमें क्या किया हुआ है, रोट अ वर्क कॉल्ड द विशुद्धिमग्गा। तो विशुद्धिमग्गा करके ऐसे उसने कुछ पाली में लिख के रखा हुआ है जो ट्रांसलेशन है, विच सून अटेंड, उसने बहुत जल्दी पाया क्या, द स्टेटस ऑफ अ क्लासिक वर्क, मतलब एक बहुत ही अच्छा काम उसने कौन से, थेरवाड़ा डॉक्ट्रिन एंड मेडिटेशन। तो थेरवाड़ा डॉक्ट्रिन और मेडिटेशन के ऊपर उसने जो पाली में लिखा था वो एक बहुत बड़ा एक अच्छा पॉपुलरिटी मतलब उसको मिला है। तो हमें S1 और S6 समझ में आ गया। अभी यहां पर मैंने अंडरलाइन किया है, वो की किया हुआ है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी यहां पर ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं वो 4 ऑप्शंस क्या है, इसमें हमें ये समझ में आना चाहिए। देखिए मैं क्या क्या देख रहा हूं। सबसे पहले मैं देखूंगा R, तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं क्या देखूंगा वो भी देखिए, R है, यहां पर Q है, यहां पर P है, वहां पर P है। मतलब यहां पर जब मैं देखता हूं 2 जगह P है शुरुआत में और एक जगह पर RQ है। ओके, अच्छा अभी ये जब पढ़ेंगे हम तभी हमें क्या और देखना है, देखिए एक तो ये देखना है, दूसरा आपको देखना है देखिए लास्ट में क्या क्या है। यहाँ पर S है, यहाँ पर S दिख रहा है, यहाँ पर भी S दिख रहा है, यहाँ पर भी S दिख रहा है और यहाँ पर Q दिख रहा है। मतलब तो दोस्तों सबसे पहले अभी एक बार हम लोगों ने ये देख लिया तो हमें एक तो ये समझ में आएगा कि 3 जगह पर S है और एक जगह पर Q है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखिए S1 जब भी आप देखते हो या S1 से S6 देखते हो तो आपको सबसे पहले यहां पर ये समझ में आना चाहिए यहां पर कोई प्रॉपर नाउन है क्या, और उस प्रॉपर नाउन का कुछ प्रोनाउन हमें यहां पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे यहां पर मुझे S6 में ये एक प्रोनाउन मिल गया, बराबर है। अब ये प्रोनाउन क्या है इसमें, ये तो अभी हम लोगों ने समझ में लिया हुआ है कि उसने ट्रांसलेट किया हुआ है स्क्रिप्चरल जो भी है कमेंट्रीज है वो,
तो किसने किया होगा, तो ये एक्चुअली इसके लिए यूज किया हुआ है। देखिए ये बुद्ध घोषा करके है, उसके लिए ये यूज किया हुआ है। मतलब मुझे ये समझ में आएगा कि ये बुद्ध घोषा के लिए यहां पर ही है। इसका मतलब ये मेरा जो एस है वो सबसे लास्ट में इसके यहां आएगा, मतलब ये एस के बाद में यहां पर S6 होएगा। तो यहां पर मैं एस सबके मुझे दिखता है, तो मेरा आंसर ये तीनों में ही रहेगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, बराबर है। तो अभी मुझे एक तो समझ में आ गया, मेरे को एस लास्ट में चाहिए, मतलब ये तीन में ही मेरा कोई ना कोई तो जो आंसर रहेगा वो तीन में रहेगा। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मुझे ये देखना है बुद्धिजा ये कंटिन्यू हो गया स्प्रेड। अभी ये जो कंटिन्यू हो गया है, तो ये जब पढ़ता हूं मैं तो मुझे दिखता है कि यहां पर आर क्यू और पी इसमें से कौन सा सबसे पहले जो S1 के बाद में तुरंत आएगा। तो सबसे पहले मैं पी पढ़ूंगा। अभी ये तो आपको समझ आया, बुद्धिज्म स्प्रेड होने लगा एशिया में। व्हाइल दिस कैन बी अंडरस्टूड, तो इसका कैसे पता चलेगा। अभी ये जो धिस लिया हुआ है वो किसके लिए लिया हुआ है, ये जो कंटिन्यू जो स्प्रेड होने लगा ना बुद्धिज्म, उसके लिए लिया हुआ है। तो मुझे ये समझ में आना चाहिए, इसलिए मुझे सब सेंटेंसेस का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मुझे ये समझेगा कि बुद्धिज्म स्प्रेड होने लगा बहुत सारे एशिया के कंट्री में, तो व्हाइल दिस कैन बी अंडरस्टूड as a part of larger process of cultural interaction, especially trade, a key role was played by monks। मतलब यहां पर ये समझ में आ गया कि ये बुद्धिज्म है वो कंटिन्यू हो गया है, वो किसके लिए, मतलब कैसे समझेगा। तो एक बहुत बड़ी वो प्रोसेस है, सांस्कृतिक इंटरेक्शन लेन देन हो गई है, और स्पेशली ट्रेड की, मतलब व्यापार से, और उसमें मंक्स ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल किया हुआ है। तो मुझे इसके बाद में ये तुरंत पता चलता है, तो मेरा एक तो तय हो गया कि एस लास्ट में आएगा और पी सबसे पहले आएगा। अभी मैं यही देखूंगा कि पी और एस कहां पर है, तो मुझे यहां पर दिख रहा है, तो अभी मेरा ये आंसर तय हो गया है। फिर भी जैसे अभी मैंने देखा कि ये जो ट्रेड है वो मंग से हुआ है, तो अभी यहां पर आप अगर बराबर देखेंगे तो देखिए यहां पर सेंटेंस हम लोग जब पढ़ते हैं तो वी नो अ लिटिल बिट अबाउट सम ऑफ देम, मतलब ये मंक्स के बारे में ही है। तो मतलब पी के बाद में मेरा ये क्यू है ये बराबर चलता है, क्योंकि जो स्प्रेड हुआ है वो एक कल्चरल लेन देन है, और कल्चरल लेन देन में मंक से रोल उनका पार्ट सबसे ज्यादा है, और हमें उनके बारे में बहुत ही थोड़ा मालूम है। बट देयर मस्ट हैव बीन काउंटलेस मैन, लेकिन वहां पर अनगिनत ऐसे आदमी हो सकते थे हुज कमिटमेंट टू द बुद्धिस्ट पाथ गेव देम द करेज, जिनकी धैर्य से, मतलब बुद्धिस्ट पाथ पर जो उनकी श्रद्धा थी उससे उन्हें करेज मिला है, डिटर्मिनेशन मिला है, जिससे वो वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब मेरा ये फाइनल हो गया है, तो मेरा आंसर यही रहेगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये पी के बाद में, एक तो पी बराबर लगा, पी के बाद में यहां मुझे एक सूचना मिल रही है कि ये मंक्स और ये दोनों का संबंध इमीडिएट आता है, तो मेरा ये आंसर हो गया, और यही आंसर बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, 2020 का है पहला। अभी यहां पर S1 और S6 क्या क्या दिया है देखिए। ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब आधुनिक जो औद्योगिकरण था उसका सबसे पहले अनुभव ब्रिटेन ने लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस गेव पीपल अ वाइडर चॉइस, इसलिए लोगों को एक वाइडर चॉइस मिला हुआ है फॉर वेज टू स्पेंड देयर अर्निंग, उनके जो अर्निंग्स है वो उन्हें स्पेंड करने के लिए बहुत अलग अलग उन्हें चॉइस मिले हुए हैं। एंड एक्सपैंडेड द मार्केट फॉर द सेल ऑफ गुड्स, और उनके जो माल था वो भी बेचने के लिए उन्हें क्या मिला है, एक बहुत विस्तृत ऐसे मार्केट मिला हुआ है। ओके दोस्तों, इसमें ध्यान अभी क्या रखना है देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये तो मालूम है, जब भी, वापस ध्यान में रखिए, जब भी अगर कोई भी नाउन यहां पर आपको दिखता है तो उसके लिए प्रोनाउन का यूज यहां पर कहां पर किया हुआ है, क्या वो सबसे पहले आपको देखना है। ओके, ये देखोगे तो आपका 50% काम हो जाएगा, इसके लिए मैंने यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है। और प्रोनाउन इसका जो है वो प्रोनाउन किसके लिए है वो अभी देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि ब्रिटेन के लिए यहां पर इट प्रोनाउन का यूज किया हुआ है। और दोस्तों हमें मालूम है, जब भी सेंटेंस में, अगर समझो पहला सेंटेंस में अगर हम लोग अगर नाउन ले रहे हैं तो उसके बदले में हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में वो नाउन वापस कभी दोहराते नहीं है, हम लोग उसके बदले में वहां पर
प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो वही रूल यहां पर मेरे दिमाग में जब आता है, मतलब सबको, आपको भी मालूम है, जब भी ये आपको दिखेगा तो सबसे पहले हमें देखना यही है कि ये जो है S1, इसको तुरंत ज्वाइन होने वाला और उसके साथ में आने वाला फर्स्ट सेंटेंस रहेगा वो यही रहेगा। तो मैं पहले देखूंगा कि ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस मुझे अभी बराबर मेरा आंसर देता है क्या नहीं। ये एक बार मिलने के बाद में आपको देखना है, ये देखने के बाद में आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको S1 के बाद में Q सबसे सही लगता है तो Q यहाँ पर कहां कहां पर है देखिए, तो आपको दिखाई देगा A में है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है और यहां पर नहीं है। मतलब सबसे पहला हमारा चॉइस रहेगा वो है ये। अभी मैं इसी को लेकर मैं यहां पर देखूंगा कि मुझे सही लगता है या नहीं लगता है। अभी एक तो ये समझ में आ गया कि ब्रिटेन में फर्स्ट ऐसा कंट्री है जिसने वो अनुभव लिया हुआ है। अभी यहां पर इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल, क्योंकि वो पॉलिटिकली स्टेबल था सिंस द 17th सेंचुरी, 17वें शतक से वो स्टेबल था, विथ इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर मोनार्की, क्योंकि इंग्लैंड के साथ में वेल्स भी और स्कॉटलैंड भी अंडर मोनार्की सेफ थे। मुझे तो ये बराबर लग रहा है। क्यों? ब्रिटेन एक तो ऐसी कंट्री थी जिसने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। अभी ये ब्रिटेन के बारे में ही यहां पर और इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मतलब हमें दो चीज हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे जो PQRS है वहां पर हमें प्रोनाउन मिलता है क्या नहीं। अगर प्रोनाउन मिलेगा तो उसके बाद में हमें देखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ S1, यह हमें किधर दिखते हैं क्या। तो एक तो यहां पर अभी हमें ये तो समझ में आ गया, यहां पर हमें एक तो पहले प्रोनाउन मिल गया है और उसके साथ में यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ब्रिटेन की जो है वही हमें यहां पर दिख रही है। इसके लिए हमारा क्यों यहां पर आना तय हो गया है और यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ब्रिटेन की दी हुई है। अभी क्यू के बाद में P बराबर है क्या देखिए, तो ये तो एक तो ऐसे यूनिफाइड दे और इसका मतलब क्या हो गया देखिए, दिस मीन दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज, बराबर है ना। अगर ये तीनों साथ में है, कौन से इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये अगर तीनों यूनिफाइड है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या है कि उनके किंगडम में क्या थे, कॉमन लॉज थे, सिंगल करेंसी थी, बराबर है ना। हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट है वहां पर सब में कॉमन लॉज है, सिंगल करेंसी है ना। तो इसका मतलब ये पक्का है कि इसके बाद में ये जरूर आएगा, मतलब क्यू के बाद में P आएगा। तो हमारा ये आंसर तय हो गया है, क्योंकि क्यू के बाद में P यहां पर किधर भी नहीं दिख रहा है। देखिए इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, लेकिन ये लास्ट में है। यहां पर क्यू के बाद में R दिख रहा है, नहीं चलेगा। अभी हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम देखेंगे बराबर है क्या नहीं। अभी एक बार ये समझ में आ गया, उसके बाद में हम लोग देखेंगे एस में यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए क्यूपी के बाद में एस है। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, मतलब यहाँ पर 17वें शतक तक उन्हें उनके पास वो जो पॉलिटिकली स्टेबल था। और यहाँ पर है बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी के एंड में मनी वाज वाइडली यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूज किया जा रहा था। अभी इसके बाद में, इसके बाद में यार जरूर आएगा। देखिए बाय देन अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल, और तभी क्या हो गया, 17वें शतक के अंत तक एक तो मनी यूज करना चालू हो गया, और तब तक क्या हो गया, बहुत सारे लोग जो है ना उनका इनकम है ना वो, और वेजेस जो है, सैलरी जो है वो पैसे में आता था। और इसके लिए दिस गिव पीपल अ वाइडर चॉइस फॉर वेज टू स्पेंड देयर अर्निंग्स एंड एक्सपैंडेड देयर मार्केट फॉर द सेल ऑफ गुड्स। मतलब हमारा QPSRA वो एकदम सही है, तो हमारा आंसर ये है। तो दोस्तों वापस देख लेना, मैं वापस वही बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको देखना है कि हमें S1 में जो भी सेंटेंस है उसके लिए अगर प्रोनाउन यूज किया हुआ किधर है या नहीं है, ये सबसे पहले देखना है। और उसके बाद में वही जो सेंटेंस है S1 में जो भी रहेगा उस वहां पर जो भी कहा गया है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये दो जो चीजें हैं वो सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी देखिए 2020 का है और 1 का है। यहां पर देखिए S1 और S6 में क्या दिया हुआ है। जैसे S1 में दिया हुआ है एवरी पर्सन कैरीज इन हिज हेड अ मेंटल मॉडल, बराबर है। हर एक में अपने दिमाग में उसका एक मेंटल मॉडल तैयार होता है ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया का एक मेंटल वर्ल्ड तैयार होता है। अ सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, वो क्या करता है, ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी, जो बाहर की जो
बाहर जो अनुभव लेता है वास्तव का, उससे उसका एक मेंटल मॉडल तैयार होता है कि नहीं, दुनिया सब बदमाश है, दुनिया साधु सज्जन लोगों की है ही नहीं, या दुनिया साधु सज्जन की है, दुनिया बदमाश बिल्कुल नहीं, दुनिया में सब लोग अच्छे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा एक मेंटल मॉडल वो बना लेता है, बराबर है। राइट्स अल्विन टॉफलर इन फ्यूचर शॉक। तो अल्विन टॉफलर जो है वो फ्यूचर शॉक में ऐसे लिखता है। ओके, चलो अभी यहां पर वही पहले, सबसे पहले मुझे एक तो देख लिया कि बाबा ये अल्विन टॉफलर नाम का कोई तो आदमी है, और यहाँ पर मैंने ये इसके अंडर अंडरलाइन किया हुआ है क्या, मेंटल मॉडल है। ये सब आपको एग्जाम में भी करना है, ये ध्यान में रखिए। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कौन सी है उसके ऊपर सबसे पहले अंडरलाइन करो, प्रॉपर नाउन है इसके ऊपर भी अंडरलाइन करो, ताकि हमें समझे कि इसके लिए और यहाँ पर कुछ यूज किया हुआ है या नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं A6 का। When we begin to think, जब हम लोग सोचना चालू करते हैं, we can do so, हम लोग वो कर सकते हैं, सोचना मतलब सोच सकते हैं, only because, क्यों, our mind is already filled with all sorts of ideas with which to think, मतलब जिसके साथ में हमें सोचना है ना, उसके ऑलरेडी हम लोग आइडियाज है ना अंदर डाले हुए हैं, और इसके लिए जब हम लोग सोचना चालू करते हैं तब हम सोच सकते हैं। चलो अभी ये तो दो मिल गया है। अभी मुझे यही देखना है ये दोनों में से मुझे रिलेट करने वाला यहाँ पर कुछ मिलता है क्या। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा PSQR, मतलब चारों अलग अलग है, और लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर दो में Q है, दो में S है, बराबर है। तो यहाँ पर अभी मुझे चॉइस करने के लिए कुछ है नहीं। अभी मैं देखूंगा ये इनके लिए यहाँ पर कुछ है क्या। जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे दिखता है क्या, देखिए, it organizes our knowledge and gives us a place from which to argue, मतलब ऑर्गेनाइज करने वाला कोई तो होगा, कौन है वो अभी देखना है हमें, तो वो देखना है। तो अभी मैं देखूंगा तो ये तो यहाँ पर नहीं चलने वाला है, तो अभी मैं क्या करूंगा, दूसरा पढ़ूंगा, और मुझे यहाँ पर ये दिस मेंटल मॉडल और यहाँ पर ये मिल रहा है, तो मेरा ये तय हो गया है। अभी क्या तय हो गया है मेरा, कि यहाँ पर जो मेंटल मॉडल है उससे ही, क्योंकि दिस मेंटल मॉडल आपको मालूम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, और ये वही लिया हुआ है। मतलब जो मैं सबसे पहले आपको बोल रहा हूं कि प्रोनाउन का यूज बराबर वहां पर किया है क्या, वो सबसे पहले देखिए। और जैसे प्रोनाउन है वैसे अभी हमें ये देखना है, प्रोनाउन के साथ में हमें दूसरा और क्या समझ में आना चाहिए PQRS में, कि एक तो वहां पर जो S1 में जो भी इंट्रोड्यूस किया गया है उसके लिए प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तो दिखता है क्या, जैसे यहां पर दिख रहा, और यहां पर वही मेंटल मॉडल भी आ गया। तो S1 के बाद में क्यों आना मेरे लिए तय हो गया है अभी, क्योंकि देखिए ना, एवरी पर्सन कैरीज इन हिज हेड अ मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, ये उसके दिमाग में तय होता है। और दिस मेंटल मॉडल इज ही सेज, कौन, अल्विन के लिए यहां पर ही का यूज किया हुआ है, मतलब सेकंड सेंटेंस यही है। S1 के बाद में जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सिर्फ यही और यही रहेगा। दिस मेंटल मॉडल इज ही सेज लाइक अ जायंट फिलिंग कैबिनेट, क्योंकि यहां पर बाद में हमें दिखता है यहाँ पर क्या है, फिलिंग वगैरह दिया हुआ है ना, तो मतलब S1 के बाद में क्यों है ये तय है। तो मैं अभी यही देखूंगा क्यों यहाँ पर किधर है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए क्यों, मतलब मेरा आंसर तय हो गया है। अभी मैं देखूंगा इससे ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के वजह से मेरा आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलो देखते हैं वो भी। अभी देखिए ये तो मैंने ले लिया मेंटल मॉडल, वो बोलता है कि एक जायंट फिलिंग कैबिनेट होता है। अभी क्यों आ गया, उसके बाद में आर बराबर मिलता है क्या, देखिए, और इट कंटेन्स अ स्लॉट फॉर एवरी आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग टू अस, बराबर है ना। देखिए ना, ये जायंट फिलिंग कैबिनेट है, इसमें क्या है, स्लॉट है हर एक आइटम के लिए ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कमिंग टू अस। चलो आपको लगता है नहीं यार ये नहीं जम रहा है, चलो और आगे देखेंगे, क्यों आर आ गया, उसके बाद में पीट ये आता है कि देखिए, तो एक तो ये जो जायंट फिलिंग कैबिनेट है, ये जायंट फिलिंग कैबिनेट में क्या है, मतलब इसके लिए वापस यहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज किया हुआ है, और वही वापस यहाँ पर क्या, और वही जो जायंट फिलिंग कैबिनेट जो है वो क्या करता है, इट ऑर्गेनाइजेस आवर नॉलेज एंड गिव्स अस अ प्लेस फ्रॉम विच टू आर्ग्यू, मतलब ये सही आ गया, हमारा आंसर यही है, तो वो भी करता है। और एज ये शूमाकर सेज व्हेन वी थिंक वी डू नॉट जस्ट थिंक, वी थिंक आइडियाज, और वही शूमाकर क्या बोलता है कि जब हम लोग सोचते हैं तो हम लोग सिर्फ सोचते नहीं है, तो
वी डू नॉट जस्ट थिंक, वी थिंक आइडिया। तो हम लोग कल्पना के बारे में सोचते हैं, मतलब हमारी जो कल्पना रंग में ऐसी सोच होती है, और वही वापस आ गया हुआ है, when we begin to think we can do so only because our mind is already filled with all sorts of ideas। जो यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत के ये जो सेंटेंस है, तो हमारा ये आंसर तय हो गया है। ओके, QRPS मतलब सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये मेंटल हेल्थ, मुझे मेंटल मॉडल जो है, मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मेंटल मॉडल दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, और दिस मेंटल मॉडल मतलब ये मेरा क्यू से ही चालू हो गया, मैंने तय किया यहाँ पर क्यू एक ही जगह मिलता है, मैंने क्या किया, ये क्यू जो है उसके बाद में ये जो सीक्वेंस है ये बराबर आता है क्या, तुरंत देख लिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पर क्या है, पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म ओवर इनॉर्मस स्पैन्स ऑफ टाइम। मतलब बहुत बड़े समय में जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जीव होते हैं, अवशेष उनके जो बचे हुए रहते हैं, उसके बारे में पैलियोंटोलॉजी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मतलब हम लोगों को मालूम है जीवाश्म वगैरह जो रहते हैं ना, उनका कार्बन वगैरह निकलना, कार्बन से ईयर वगैरह निकला, इसमें ये पैलियोंटोलॉजी आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में हमें ये पूछते भी है, तो ये भी ध्यान रखिए। ओके चलो, तो पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स ओवर इनॉर्मस स्पैन्स ऑफ टाइम। मतलब बहुत बड़े समय में जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके जो भी अवशेष हमें मिलते हैं, उनका स्टडी करना, अध्ययन करना है पैलियोंटोलॉजी में समाविष्ट है। ओके, अभी यहाँ पर मैंने एक जानबूझकर इटैलिक में दिया है क्योंकि इससे हमें बाद में रिलेट करना है, आपको समझाने के लिए किया हुआ है। फॉनल एनालिसिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल। मतलब ये जो फॉनल एनालिसिस है ये क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द एनिमल पीपल हंटेड। लोगों ने जिसकी शिकार की है उस एनिमल के बारे में हमें ये फॉनल एनालिसिस है, ये इंफॉर्मेशन देती है। एंड डोमेस्टिकेटेड, और वो लोगों ने किसकी शिकार की है, किसको पाला है उन्होंने। द एज ऑफ एनिमल एट डेथ, वो जो एनिमल अगर जब मरा हुआ है तो उसका डेथ वहां पर कौन, उसका वहां पर एज क्या होगा। एंड द डिजीजेस दैट अफ्लिक्टेड देम, और उसे क्या क्या डिजीज हुए थे, उनका सबका हमें फॉनल एनालिसिस जो है वो क्या देता है, इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी सबसे पहले पैलियोंटोलॉजी के लिए मैं देखूंगा कुछ मिलता है क्या, और उसके बाद में फॉनल एनालिसिस के लिए, क्योंकि लास्ट का वो रहेगा। यहाँ पर वापस देखूंगा, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्यू है, एस है, आर है और पी है, मतलब सब अलग अलग है। मतलब मुझे एक भी मिल गया ना अगर ऐसा चीज, क्योंकि यहाँ पर जिससे चालू हुआ है वो अगर एक भी मुझे मिल गया तो मुझे तुरंत पता चलेगा कि ये इसका आंसर है। ओके, तो चलो अभी पैलियोंटोलॉजी में ये स्टडी है तो मुझे समझ में आ गया। अभी देखिए विद इन दिस डिसिप्लिन, ये मैंने इसके लिए यहाँ पर अंडरलाइन करके रखा हुआ है ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ पर क्या सही हो सकता है। ओके, तो पैलियोंटोलॉजी एक स्टडी है। अभी इस स्टडी में क्या है वो यहाँ पर दिखता है, देखिए मतलब हमें तुरंत देखना है। एक तो बोन्स प्रोवाइड अ ग्रेट इंफॉर्मेशन, ये तो हमें आएगा ही नहीं इसमें, मतलब S1 के बाद में, क्योंकि इसका और इसका कुछ संबंध ही नहीं आता है। ये देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉनल रिमेन्स, अरे यार ये फॉनल रिमेन्स यहाँ पर है, मतलब ये शायद क्यू के बाद में S6 हो सकता है, क्यू के बाद में S6 हो सकता है, मालूम नहीं, मैं ऐसे ही यहाँ पर लिख रहा हूं। ओके, अच्छा उसके बाद में मैं ये देखूंगा क्या, within this discipline molecular biology and DNA studies have been used to understand hominal evolution। तो अब ये मुझे लगता है ये एकदम सही है। तो मेरा आर देखिए, एक तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, इसमें स्टडी किया जाता है किसका, डेड ऑर्गेनिज्म के जो अवशेष जो है उसका स्टडी किया जाता है। और यहाँ पर मिलता है वापस कि इसमें स्टडी में क्या किया जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डीएनए स्टडीज have been used to understand hominid evolution। तो मुझे तो लगता है आर से बराबर है, मतलब ये मेरा फर्स्ट चॉइस होगा। अगर मुझे आर लगता है तो और मुझे ये देखना है अभी कि ये आर के बाद में एस सही है क्या। मतलब ये आर मैंने देख लिया क्योंकि ये डिसिप्लिन यही है और इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी देखिए ये आर के बाद में अगर मुझे एस मिलाना है, विद इन दिस डिसिप्लिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डीएनए स्टडीज हैव बीन यूज्ड टू अंडरस्टैंड होमिनिड इवोल्यूशन, और उसके बाद में मुझे मिलता है दिस। देखिए यहाँ पर होमिनिड इवोल्यूशन आ गया, यहाँ पर भी आ गया। और होमिनिड
evolution answers the questions about what ancient people looked like. एंशियंट पीपल कैसे दिखते थे उसके बारे में भी होमिनिड इवोल्यूशन हमें बताता है. एंड टू प्लॉट पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन, और उन्होंने स्थलांतर किया कैसे किया है उसके बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारी मिल सकती है. मतलब आर के बाद में मुझे एस सही लगता है. अभी आर एस उसके बाद में पी सही आता है क्या, वो देखेंगे. बोन्स प्रोवाइड अ ग्रेट इंफॉर्मेशन, अभी इसके बाद में ये भी सही लगता है. क्यों, देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉनल रिमेन्स, इसका मतलब ये एनिमल बोन्स लिया हुआ है, मतलब ये बोन्स है. उसके बाद में यहां पर इसका आना उचित लगता है, इसके लिए मेरा आंसर है आर एस पी क्यू सी. और इसके बाद में जो क्यू है, क्यू में क्या है देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉनल रिमेन्स एट अ साइट, मतलब वो जो एनिमल के जो बोन हमें मिलते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है साइट पर, मतलब इधर बिखरे हुए, उससे ये समझ में आता है which areas were used for butchering, cooking, eating और bone tool making and refuse dumping. मतलब उस जो फॉनल रिमेन्स है एनिमल बोन से, ये हमें उस साइट पर जो जहाँ जहाँ पर बिखरे उससे हमें ये समझ में आता है कि वहाँ उनका कत्ल की क्या क्या होगा, वहाँ उनको कुक किया होगा, कहाँ पर किया होगा, कहाँ पर खाया होगा, और वो बोन टूल कैसे बनाए होंगे वगैरह वगैरह. और उसके बाद में ये बराबर मिलता है दिस फॉनल एनालिसिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल पीपल हंटेड, क्योंकि खाए उसके लिए तो बाद में मिलेंगे ना. तो हंटेड की कौन से थे, उन्होंने पाले हुए कितने हैं, और उनका एनिमल का डेथ क्या था वगैरह, वो सब पता चलेगा. तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है ये क्या है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी S1 में क्या है, वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स, मतलब हम लोग समर में ज्यादा पानी पीते हैं. और देयर आर वेरिएशंस इन वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन में वेरिएशंस होते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में फर्क होते हैं. अभी हमें देखना ये है, क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर देखूंगा. यहाँ पर मुझे एस आर पी और क्यू मतलब सब जगह अलग अलग मिल रहे हैं. लास्ट में देखूंगा यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर एस है. ओके, तो अभी यहाँ पर क्यू के बाद में ये आ सकता है कि मैं देखूंगा, बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया बोथ द सेशंस हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, क्योंकि बाद में जम नहीं रहा है. ठीक है, इसके बाद में पी देखूंगा मैं, पी में है ऑन द अदर हैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विंटर्स आर माइल्ड एक्सेप्ट इन द हिल्स. ये तो एक सही लगता है, तो पी के साथ बाद में S6 आ सकता है, ये अभी मुझे लगता है. ओके, चलो अभी मैं देखूंगा वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स, और मुझे ये दिख रहा है क्यू के बाद में, इसके बाद में कि हम लोग ज्यादा पानी पीते हैं, और इसकी इंफॉर्मेशन और किधर है, तो ड्यूरिंग द समर क्या और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरिंग समर मतलब समर का यहाँ पर कुछ भी उल्लेख है नहीं, यहाँ पर विंटर के बारे में कहा गया है, और यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस कहा है, जो मुझे लगता है इधर शायद बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन जो है वो सिर्फ उसमें मुझे मिलता है. मतलब मेरा पी और क्यू ये तो S1 के बाद में आएगा ही नहीं. और वैसे देखें यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्यू में और पी में जो दिया है वो मुझे बराबर लगता ही नहीं है. अभी मैं देखूंगा कि इसके बाद में ये लेने के बाद में ये क्या आता है. मतलब एक तो ड्यूरिंग समर में हम लोग ज्यादा पानी पीते हैं, स्कूल क्लोज ड्यूरिंग द समर डिफरेंट रहते हैं फ्रॉम द विंटर, ये सही लगता है. मतलब यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रोनाउन, उसके बाद में देखा है इंफॉर्मेशन मिल दी जाती है क्या, जो हमें पैराग्राफ का इंट्रोड्यूस हमें पैराग्राफ को S1 से किया गया हुआ है. ये S1 का इंट्रोडक्शन आगे जाके उसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है क्या, तो वो मुझे R से मिल रही है. मतलब मेरा S1 के बाद में R आना ऑलमोस्ट है. अभी मैं उसको फाइनल करने के बदले में यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, R के बाद में यहाँ पर जो S दिया हुआ है वो S यहाँ पर सही है क्या. जैसे स्कूल में स्कूल के क्लोथ्स होते हैं वो विंटर से डिफरेंट होते हैं समर में. अभी R के बाद में S, व्हाई डू यू वेयर लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स. हाँ, मतलब अभी इसके बाद में मुझे ये दिख रहा है, देखिए व्हाई डू यू वेयर लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स एंड हेवी वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ इंडिया. मतलब ये तो अभी समझ में आ गया कि स्कूल का जो
समर में ये होता है, ये तो डिफरेंट, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद में मुझे ये बराबर लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसके बाद में मुझे ना बिकॉज, इसलिए मैंने ये इटालिक में कर दिया है। देखिए मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं हमें एक एक रूल मिल रहा है। देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक तो S1 में जो भी हमें नाउन नहीं तो प्रॉपर नाउन जो भी मिलेगा, कौन सा भी नाउन होने दो, ओके, नाउन नहीं तो प्रॉपर नाउन जो भी मिलेगा उसका सबसे पहले हमें देखना क्या है कि उसके लिए किधर प्रोनाउन का यूज किया हुआ है या नहीं है। दूसरा हम लोगों को देखना है उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का किधर, या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का या प्रोनाउन का किधर यूज किया हुआ है क्या। थर्ड हम लोग देखेंगे उसकी इंफॉर्मेशन बराबर दी जा रही है क्या। तो ये सब रूल्स है, एक बार आप लिख लीजिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये वहां पर दी जा रही है क्या, यह हमें देखना है। और चौथा कभी भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन सबसे पहले आता है और क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो हमेशा बाद में आएगा। इसके लिए अगर क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला हुआ है, तो क्वेश्चन का आंसर किधर मिलता है क्या, ऑफ कोर्स आपको समझ में आएगा व्हाई, रीजन के लिए यूज किया जाता है और इसका रीजन यहाँ पर बिकॉज से दिया गया है। तो ये तो पक्का हो गया कि इसके बाद में क्यू जरूर आएगा। मतलब आर पहले आ गया, आर के बाद में एस आ गया, उसके बाद में क्यू भी आ गया। मतलब हमारा आर एस, आर के बाद में एस क्यू, ये पक्का हो गया। और पी के बाद में ऑन द अदर हैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न, इसके बाद में ये सही लगता है। हमारा आंसर आ गया बी, आर एस क्यू पी। ओके, ये ध्यान में रखिए। एक एक आपको ये सब समझ में आएगा जैसे जैसे आप उसको अप्लाई करते जाएंगे तभी। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए 2022 का है, ये लेटेस्ट एग्जाम का है। देखिए क्या है, लेट अस पॉजिट 2 क्वेश्चंस। चलो 2 क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं। क्या, 1, व्हाट एल्स आर पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को किसने जकड़ा हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं, इसके वजह से हमारे पार्लियामेंट सिस्टम बराबर काम नहीं वगैरह कर रही है इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा S1 हो गया। उसके बाद में गिवन द करंट पॉलिटिकल सिनारियो, जब हम करंट अभी का जो पॉलिटिकल सिनारियो देखते हैं, इट अपीयर्स दैट इंडिया हैज येट टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री कल्चर। तो हमें दिख रहा है क्या कि भारत को अभी भी पार्लियामेंट्री कल्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग डेवलप यहाँ पर नहीं हुई है। ओके, चलो अभी हम लोग देखेंगे S1 और S6। इसके बाद में सबसे अच्छा मुझे कौन सा ऐसे लगता है जो यहाँ पर सही आएगा। ओके, तो चलो 2 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर। 1, व्हाट एल्स आर पार्लियामेंट सिस्टम, और यहाँ पर अभी आपको तुरंत दिखाई देगा, देखिए 2, हाउ डेमोक्रेटिक इज अवर डेमोक्रेसी। मतलब ये 2 क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं। 1, एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसी क्यों है, और दूसरा हाउ डेमोक्रेटिक इज अवर डेमोक्रेसी। मतलब S1 के बाद में क्यों आना ये तो तय है। मतलब यहाँ पर अभी क्यों मुझे इधर मिल रहा है और यहाँ पर इधर मिल रहा है। ओके, चलो अभी ये दोनों होने के बाद में अभी मैं देखूंगा क्यों के बाद में आर सही है या पी सही है। जैसे 2, हाउ डेमोक्रेटिक इज अवर कंट्री, सबसे पहले मैं देखूंगा आर। फॉर अ सिस्टम टू सर्वाइव, ग्रो एंड प्रॉस्पर, इट नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर। गलत है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या देखना है, व्हाट एल्स आर पार्लियामेंट्री, उसका सबसे पहले मुझे देखना है। तो अभी मैं देखूंगा क्यू के बाद में आर नहीं बैठता है, तो मुझे अभी क्यू के बाद में पी बिठाना बैठता है, क्या देखना है, हाउ डेमोक्रेटिक इज आवर डेमोक्रेसी। अभी टू सर्च फॉर आंसर, मतलब मुझे ये मिल गया, देखिए कौन सा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो सेकंड क्वेश्चन है उनका मुझे आंसर ढूंढना है। टू सर्च फॉर एन आंसर वी बिगिन विथ रुडोल्फ ऑब्जर्वेशन दैट The parliamentary life has deteriorated in India। तो रुडोल्फ का जो ऑब्जर्वेशन है उससे हम लोग चालू कर दें ताकि हमें आंसर मिले कि वो पार्लियामेंट्री जो लाइफ है वो इंडिया में कम हो गया है। मतलब ये क्यू के बाद में हमें ये फर्स्ट और ये सेकंड सही मिलता है, तो क्यू और पी यहाँ पर मुझे मिलता है, तो मेरा आंसर है QPRS। अभी हम लोग देखते हैं, देखना है तो देखिए, नहीं देखोगे तो भी चलेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए लेट अस पॉजिट 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन हम लोग चलो मान लेते हैं, कौन से है वो, पहले ये, सेकंड ये। तो क्यू आना तो तय हो गया। तो क्यू किधर किधर है,
ये दोनों पे है ही नहीं शुरुआत, इसलिए दो अब हमें मिल गए। पहले मैंने ये देखा, दूसरा मैं ये देखा, दूसरा देखा तो मुझे समझ में आ गया यही आएगा, तो मेरा आंसर तय हो गया QPRS। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2022 का ही है, बराबर है। S1 में क्या दिखाई देगा, द इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। समझने के लिए बहुत इजी है। अभी these predications मतलब IMD से दिए हुए, ऑफ कोर्स these predications have an effect on the Indian economy, बराबर है, इंडियन इकोनॉमी पर उसके इफेक्ट है। that belies any belief, जो दूसरी कोई भी जो बिलीफ है उनको इरेज करते हैं, क्या, that the economy of our country is not solely dependent on agriculture, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं है, कि जो द रेन्स दैट फीड इट, जो बारिश होती है वो बारिश के वजह से जो आने वाले मतलब जो फार्मिंग है उसके ऊपर हमारे मतलब बारिश के ऊपर हमारी डिपेंड नहीं है, वो बोलता है। चलो अभी हम लोग देखेंगे S1 और S6 तो हमें मिल गया। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश इन 1975, इसके बारे में, और यहाँ पर और उसके लिए कोई प्रोनाउन का यूज या इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है क्या। तो सबसे पहले ये देखने के बाद में अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। देखिए यहाँ पर IMD के बारे में यहाँ पर अभी हमें प्रोनाउन मिल रहा है क्या, द इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश इन 1975, इट इज द नेचुरल मीटरोलॉजिकल सर्विस एंड द प्रिंसिपल एजेंसी इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू मीटरोलॉजी। तो मतलब मेरा ये सही है, मतलब एस से चालू होने वाले मुझे चाहिए, तो एस एक तो यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। ओके, तो मेरे दो ऑप्शन ये तो निकल गए। अभी मैं देखूंगा एस के बाद में आर सही है या एस के बाद में क्यू सही है। जैसे ये है यार, अभी एस के बाद में मुझे आर देखना है, तो मैं ये देखूंगा इट इज द नेशनल मेट्रोलॉजी सर्विस एंड द प्रिंसिपल एजेंसी इन ऑल मैटर रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी। द IMD issued the first operational long range forecast of seasonal southwest monsoon rainfall in India in 1986। ओके, चलो एक देख लिया। अभी इसके बाद में क्यू दिखाई देता है क्या, तो इसके बाद में द क्रॉप यील्ड इंफॉर्मेशन यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। अरे ये तो मतलब कुछ संबंधी नहीं, बाद में ही आ गया, क्योंकि सबसे पहले IMD क्या है यहां पर दे दिया, और उसके बाद में आएगा तो क्या आएगा, यही आएगा ना, मतलब ये फर्स्ट आ गया तो सेकंड यही आएगा, उसके बाद में ये आ सकता है, ये आ सकता है, मतलब इसके बाद में आर वाला जो ऑप्शन है ये मुझे सबसे बराबर लगता है, तो मेरा आंसर है ये। अभी देखिए इसमें आपको तुरंत पता चलेगा, जैसे ये आर आ गया, अभी एस आर के बाद में क्यों चलता है कि देखिए, तो उन्होंने पहला 1986 को ये दे दिया, the crop yield information unit of the department has developed statistical models using correlation and regression technique। मतलब इसके बाद में उन्होंने ये किया हुआ है, और उसके बाद में the meteorological department is perhaps also burdened with the most critical form of soothsaying, that is forecasting the monsoon। These predictions affect मतलब फोरकास्टिंग ऑफ मानसून का जो भी है, जो मीटर डिपार्टमेंट जो देते हैं, उसके बाद में ये बराबर लगता है दिस प्रेडिक्शन, कारण क्योंकि फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शंस एक ही होता है, तो इसके बाद में मुझे S6 बराबर लगता है, तो मेरा आंसर ये सही है, SRQP। ओके, अभी 2022 का देखते हैं फर्स्ट क्या है। S1 में देखिए क्या दिया हुआ है, पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स, मतलब हर देश के लोग जो है वो उनके बारे में बहुत हम ऊंचे है ऐसे सोचते हैं, उन्हें वैसे लगता है, एंड कंसीडर देयर कंट्री द बेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट में सबसे बेस्ट है ना वो उनकी कंट्री, बराबर है। चलो ओके, ये देख लिया, और वी शुड एक्सेप्ट वॉट एवर गुड वी मे फाइंड इन अदर कंट्रीज, और हम लोगों ने अगर दूसरे कोई कंट्री में अच्छा अगर कुछ मिलता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी सबसे पहले हमें देखना है पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स एंड कंसीडर देयर कंट्री द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट। ओके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे QSQP, मतलब सबसे पहले QSQP और यहाँ पर SRPS, मतलब सब जगह दोनों चांसेस सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए
एस 2 बार है और पी आर अलग अलग है। यहाँ पर हम लोग देखा क्यू 2 बार है और एस पी अलग अलग है। मतलब कोई भी लास्ट से आप लोग चलोगे तो भी चलेगा और शुरुआत में चलोगे तो भी चलेगा, लेकिन शुरुआत का मेरा ये जो सेंटेंस है वो मुझे समझने में बहुत आसान है, तो मैं इससे ही जाऊंगा। तो S1 के बाद में मैं क्या लूंगा, पहले ये आता है क्या, S1 के बाद में P के बाद में Q, ये आता है क्या देखूंगा मैं। जैसे नो कंट्री कैन बी एब्सोल्युटली गुड जस्ट एज नो मैन कैन बी थॉरोली गुड, ये मुझे बराबर लगता है। फिर भी मैं यहां पर जाऊंगा, इसमें बराबर लगता है क्या कि लोग उनको ग्रेट समझते हैं, उनके देश को ये समझते हैं, ग्रेट समझते हैं, वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड, नहीं चलेगा। तो ये मेरा मतलब S1 के बाद में मुझे एस नहीं चलेगा। तो मैंने ये तो देख लिया, इसके बाद में मुझे क्यू वाला सबसे सही लगता है, बराबर है ना। देखिए वापस, people of every country think very highly of themselves and consider their country the best or the greatest। लोग उनके देश को बहुत ज्यादा ग्रेट समझते हैं। और उसके बाद में मिला, लेकिन कोई भी कंट्री एकदम अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी अच्छा नहीं था। ये मुझे सही लगता है, तो मैं ये निकाल दूंगा और ये निकाल दूंगा। अभी मैं देखूंगा क्यू के बाद में पी अच्छा लगेगा या आर, तो मुझे मैंने अभी देखा इसके बाद में ये अच्छा नहीं लगता है, तो इसके मैं देखूंगा क्यू के बाद में आर अच्छा लगता है क्या। मतलब नो कंट्री कैन बी एब्सोल्युटली गुड जस्ट एज नो मैन कैन बी थॉरोली गुड। और उसके बाद में देखा वन मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू डिसन द गुड फ्रॉम द बैड, सही लगता है। देखिए क्यू के बाद में आर, क्योंकि क्या है, कोई भी कंट्री पूर्णतया अच्छी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी है ना वो कंप्लीटली अच्छा नहीं हो सकता है। वन मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी, तो कोई जो आदमी है ना उसने क्या करना है, एक एबिलिटी है ना वो उसके अंदर विकसित करनी चाहिए, गुड से और बैड से अलग अलग, मतलब गुड से बैड अलग करना। तो ये मुझे क्यू आर सही लगता है, तो मेरा ये आंसर निकल गया, ये आ गया। अभी मैं इसको देखूंगा क्यू आर के बाद में एस है क्या। वन मस्ट कल्टिवेट दिस एबिलिटी एंड वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड। तो एस के बाद में ये 6 भी बराबर लगता है, तो मेरा आंसर ये सही है, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2022 का वापस। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। एक प्रोवर्ब आपको मालूम है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दिस प्रोवर्ब। इस प्रोवर्ब में बहुत तथ्य है क्या, कि सिर्फ काम और कुछ भी खेलना नहीं ये जैक को एक डल बॉय बनाता है। चलो इस वन तो हम लोगों समझ लिया। अभी उसके बाद में देखेंगे S6, गेम्स प्रोवाइड रिक्रिएशन फॉर द पीपल्स। ओके, तो पीपल के लिए क्या करता है, गेम्स रिक्रिएशन पैदा करता है, क्रिएट करता है, एंड आल्सो मेक देयर बॉडी स्ट्रांग। ओके, तो S6 भी बहुत ही इजी है। अभी ये S1 के बाद में क्या आएगा ये हमें देखना है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर आर पी पी क्यू, मतलब पी 2 बार में है। सबसे पहले मैं ये देख लूंगा, इसके बाद में पी चलेगा क्या, तो देन दे कैन गो बैक टू देयर, नहीं चलेगा, तो मेरा पी वाला ऑप्शन तो निकल गया। क्योंकि देखिए ना, जैक को ये बनाता है, डल बनाता है, कुछ भी नहीं खेलना, ये ट्रूथ है इसमें। और उसके बाद में डायरेक्ट देन नहीं आ सकता है, इसके लिए तो निकल गया। अभी बचा मेरा आरक्यूएसपी और क्यूपीआरएस। अभी मैं देखूंगा के बाद में आर आएगा क्या, जैसे ये आ गया। उसके बाद में unless people enjoy some sort of recreation they become dull and their reading suffers as a consequence। ये मुझे सही लगता है। ओके, फिर भी मैं क्यूपी देखूंगा। ऑल वर्क के बाद में गेम्स प्रोवाइड द बेस्ट, डायरेक्ट यहाँ पर गेम का आ गया, तो ये सही नहीं लगता है। तो देखिए सबसे पहले अभी मतलब मोस्टली मेरा आंसर यही रहेगा। कैसे देखिए, जैसे ऑल वर्क एंड ये तो आ गया, ये समझ गया कि आर के बाद सॉरी S1 के बाद में आर आ गया। अभी जैक को इन्होंने जैक क्यों डल हो गया है, तो सिर्फ काम करता है और मतलब सिर्फ पढ़ाई करता है और खेलता कुछ है नहीं, तो मुझे ये मिल गया। अनलेस पीपल एंजॉय सम सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशन, जब तक वो कुछ मजा वाली चीजें अगर एंजॉय नहीं करते हैं ना, तो वो डल हो जाते हैं और देयर रीडिंग सफर्स एज अ कॉन्सिक्वेंस। मतलब इसकी जानकारी यहाँ पर मुझे दी जा रही है। मेरा आर सही है, तो ये फर्स्ट है। उसके बाद में क्यू,
एट देयर रीडिंग सपोज लॉस। तो अभी ये रिक्रिएशन के लिए क्या चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। तो ये रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर देखिए क्यों सही लगता है, गेम्स प्रोवाइड द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इन स्कूल्स। तो आर के बाद में क्यों सही लगता है, मतलब ये सेकंड नंबर पर सही है। तो आर के बाद में क्यों मुझे मिल गया, मेरा आंसर यही तय हो गया। ओके क्लियर, अभी देखिए बराबर है क्या, आर के बाद में क्यों आ गया, गेम्स रिक्रिएशन देता है, और उसके बाद में दिया हुआ है एस पीपल शुड प्ले फॉर एन आवर टू, छात्रों ने एक नहीं तो 2 घंटा खेलना चाहिए। देन दे कैन गो बैक टू देयर बुक्स, मतलब खेलने के बाद में वो वापस पढ़ाई के लिए जा सकते हैं रिफ्रेश होके। क्यों, गेम्स प्रोवाइड रिक्रिएशन, मतलब मेरा आंसर ए पक्का है। ओके 2022 का ये भी, समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विद समथिंग इर्कसम और अनप्लेजेंट, मतलब कभी कभी कुछ चिढ़ आने वाले और जो हमें अच्छी नहीं लगती है ऐसी घटनाओं के साथ में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। बट वी फाइंड आवरसेल्व्स गेटिंग अकस्टम्ड टू इट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन कई कई बार समय जाने के व्यतीत होने के बाद में हम उससे अकस्टम हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। अभी देखिए समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विद समथिंग इर्कसम और अनप्लीजेंट, अभी इसके बाद में कौन सा बराबर लगता है, क्यों लगता है क्या, देखिए समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विद समथिंग इर्कसम और अनप्लीजेंट करना पड़ता है, लेकिन एज टाइम गोज बाय वी आर एबल टू अडॉप्ट आवरसेल्व्स टू इट सो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये थोड़ा सही लगता है मुझे, फिर भी मैंने तय नहीं किया हुआ है, ये मुझे सही लगता है, क्योंकि हमें कई कई बार इर्कसम और अनप्लीजेंट चीज जो होती है उससे हमें उसके साथ में हमें रहना पड़ता है, और जैसे जैसे टाइम निकल जाता है हम लोग उसके साथ में मिलजुल के ले लेते हैं और वो हमारा एक लाइफ का पार्ट बन जाता है। ओके चलो ये बराबर लगता है, तो मैं क्यू को ऐसे रखता हूँ, पी वहां पर आएगा क्या डायरेक्ट, समटाइम्स वी हैव टू put up with something irksome or unpleasant. Suppose we shift into a house near a factory which keeps going all day. अभी ठीक है, इसके ऊपर मुझे अगर ऐसे लगता है कि इसके साथ में ये बराबर है, तो suppose we shift into a house nearby a factory which keeps going all day, मतलब अगर समझो मैं एक ऐसे कोई हाउस में शिफ्ट हो गया जिसके बाजू में फैक्ट्री है जो दिन भर चालू रहती है, या अगर समझो मुझे अगर लगता है एक, तो इसके बाद में At first, the noise of machinery makes it impossible for us to sleep at night. तो ये दो सही लगता है, मतलब कि P के बाद में S आएगा, ये तो मुझे सही लगता है। तो अभी P के बाद में यहाँ पर S किधर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये P और S मेरा बीच वाला कोई तो सेंटेंस रहेगा। तो P S यहाँ पर मुझे यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर तो बिल्कुल है नहीं, और यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल है नहीं, मतलब मेरा आंसर एक तो यहाँ पर होगा नहीं तो यहाँ पर होगा। ओके अभी P और S के बाद में पहले सिर्फ Q आता है, तो मेरा Q के बाद में ये PS आएगा, या Q के बाद में R आएगा, तो Q के बाद में R आता है क्या, देखिए एज टाइम गोज बाय दस वी कैन गेट यूज्ड टू एनीथिंग, ये आएगा या ये आएगा, तो सबसे आप अगर पढ़ोगे तो आपको ये तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, बट वी फाइंड आवरसेल्व्स गेटिंग अकस्टम्ड टू इट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसके बाद में ये सबसे सही है। देखिए अभी हम लोग इसके साथ जाएंगे, पीएस तो हमें मिल गया है, अभी लास्ट में आर आएगा या एस आएगा वो देखेंगे। दस वी कैन गेट यूज टू एनीथिंग बट वी फाइंड आवरसेल्व्स गेटिंग, नहीं चलता है, मतलब आर के बाद में यहाँ पर ये बराबर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग हमें किसी चीज की आदत लग सकती है, लेकिन हम लोग उससे अकस्टम, मतलब ये उससे अकस्टम होते हैं ना बहुत सारे, तो ये बराबर नहीं लगता है, तो मेरा ये तो गया ही, तो मेरा आंसर हो गया ये QRPS, और यही सही है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। A large city is the best school for studying life. बहुत ही इजी है, 2022 का आया हुआ है लेटेस्ट एग्जाम में। A large city is the best school for studying life, मतलब कोई भी सिटी जो होते हैं ना वो लाइफ का अध्ययन करने के लिए बहुत एक सही तरीके की एक वो स्कूल होती है। Thus a city can teach us many aspects of life. ओके चलो, तो अभी ये S1 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे P अलग है, S अलग है, दो जगह पर Q है। ओके तो अभी S1 के बाद में
पी चलेगा क्या? इफ वी लिव इन अ सिटी फॉर अ ईयर और टू वी विल बी एबल टू एक्वायर अ गुड नॉलेज ऑफ लाइफ, शायद बराबर लगता है। एस, द वेरियस facets ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन लार्ज सिटी, ये बराबर नहीं लगता है, तो ये तो मेरे लिए निकल गया। अब बीपी और क्यू, इसमें कौन सा बेस्ट लगता है वो मैं देखूंगा। अ लार्ज सिटी इज द बेस्ट स्कूल फॉर स्टडिंग लाइफ, इन अ लार्ज सिटी वी एनकाउंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, ये सबसे सही है। मतलब मेरा पहला जो है वो रहेगा क्यू। तो अब ये दो क्यू में पी सबसे पहले आएगा या आर सबसे पहले आएगा, इतना मैं देख लूंगा और मेरा आंसर मिल गया। तो क्यू के बाद में इन अ लार्ज सिटी वी एनकाउंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस, इफ वी लिव इन अ सिटी फॉर, नहीं चलेगा। तो यहां पर देखिए क्यू के बाद में आर कितना सही में, क्योंकि यहां पर क्या दिया देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस, और यहां पर कौन से पर्सन, इन अ लार्ज सिटी वी एनकाउंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस, मतलब बड़े शहर में हम लोगों को अलग अलग तरीके की व्यक्ति मिलते हैं, जैसे द रिच एंड द पुअर, द प्राउड एंड द हम्बल, द डिसीटफुल एंड द इनोसेंट, द रफ एंड द जेंटल, मतलब ये सब सही लगता है मुझे। तो क्यू के बाद में आर यहां पर दिख रहा है, तो मेरा आंसर डी है, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर ये है।